जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। आज का टॉपिक केमिस्ट्री 9 के ऊपर है। आज हम बात करेंगे आपसे एटॉमिक नंबर और मास नंबर के ऊपर। तो एटॉमिक नंबर जैसा कि मैंने लिख दिया और मास नंबर ये क्या होते हैं ये बहुत समटाइम्स कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन को जो है वो कॉम्प्लिकेटेड ना रहने दें और इसको ईजिली हल करें। तो स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर जो है दैट इज बेसिकली क्वांटिटी है। ये एटॉमिक नंबर क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जबकि जो एटॉमिक मास है वो भी क्वांटिटी ऑफ प्रोटॉन्स है, नो डाउट। एटॉमिक नंबर को आप जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं और जो आपके पास एटॉमिक मास है या मास नंबर है, इसको एटॉमिक मास नंबर को आप एटॉमिक मास के नाम से भी याद रख सकते हैं, एटॉमिक मास। तो ये क्वांटिटी ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। यानी जैसे हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है किसी भी एटम का और इसमें जो प्रोटॉन की क्वांटिटी है, जितने भी हैं ये प्रोटॉन्स, और फिर अगर आप चाहें तो न्यूट्रॉन्स और प्लस प्रोटॉन, ये अगर ये प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, तो अब ये नीचे जो मैंने पार्टिकल्स बनाए हैं ये न्यूट्रॉन्स हैं। तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों की क्वांटिटी को जो है आप नाम देते हैं मास नंबर का, राइट, या एटॉमिक मास का, और इसको आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि आप एटॉमिक नंबर को जो है हमेशा नाम देते हैं इसका जी का, और या फिर क्वांटिटी ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो यहाँ से जाहिर होते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये कहानी है न्यूक्लियस के अंदर की, कि न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, उनको कहा जाता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसी भी एलिमेंट की पहचान होता है। एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट की पहचान होता है। अगर आप मुझे 3 कहें तो मैं लिथियम का नाम लूंगा, 10 कहें तो नियॉन का नाम लूंगा, 17 कहें तो क्लोरीन का नाम लूंगा, 6 कहें तो कार्बन का नाम लूंगा। यानी एक नंबर एक एलिमेंट के साथ जो है वो फिट है, फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लिहाजा आप ये समझ लें कि किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे ये डिसाइड करेगा कि वो कौन सा एटम है। अगर प्रोटॉन्स 3 है तो वो लिथियम है, अगर 10 है तो वो नियॉन है, अगर वो 12 है तो वो मैग्नीशियम है, और अगर 6 प्रोटॉन्स हैं तो वो कार्बन है। तो ये चीज़ें आपको स्टूडेंट्स समझ में होनी चाहिए एटॉमिक नंबर को लेकर और मास नंबर को लेकर। मास नंबर में ये होता है कि हम न्यूट्रॉन्स को जो है वो साथ ले लेते हैं। और याद रखिएगा, अगर लेट्स से दैट एक एटम है जिसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं, तो न्यूट्रॉन्स के 6 होंगे या 7 भी हो सकते हैं, और वेरी इंटरेस्टिंगली स्पीकिंग 8 भी हो सकते हैं। यानी प्रोटॉन नंबर तो वेरी नहीं करता, क्योंकि वो प्रोटॉन नंबर के वेरी करने से, चेंज होने से एलिमेंट चेंज हो जाता है, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर जो है वो वेरी कर सकता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो कार्बन का वजन है वो 12 भी होता है अगर प्रोटॉन 6 हैं, न्यूट्रॉन 6 हैं। कार्बन का वजन जो है वो 13 हो सकता है अगर प्रोटॉन 6 हैं, न्यूट्रॉन 7 हैं, और कार्बन का वजन 14 हो सकता है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। 6 और 8 जो है वो 14 के मध्य मुकाबिल होगा, बराबर होगा। तो लिहाजा कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इन्हें आइसोटॉप्स कहते हैं। आइसोटॉप्स का टॉपिक भी जो है वो आता है, इंशाल्लाह वो भी आपको हम समझाएंगे, वो सेकंड चैप्टर की बात है। तो लिहाजा आज का टॉपिक था एटॉमिक नंबर और मास नंबर, और मैं देख लेता हूँ कि मजीद आपसे इसके ऊपर क्या बात की जा सकती है। स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम में यह है कि जो एटॉमिक मास है वो आपको बताया जा रहा है 238, और एटॉमिक नंबर जो है वो बताया जा रहा है 92। तो ये यूरेनियम है, इतना मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि 92, जैसे कि मैंने आपको कहा कि प्रोटॉन फिक्स होते हैं, तो 92 प्रोटॉन यूरेनियम में होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, ही इज आस्किंग कि प्रोटॉन्स बताओ कितने हैं, और ही इज आल्सो आस्किंग कि न्यूट्रॉन्स बताओ कितने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रोटॉन्स हैं वो हमेशा किसके बराबर होंगे, जी के। यानी जो एटॉमिक नंबर होगा वही प्रोटॉन नंबर होगा। तो आप आंखें बंद करके कह दें कि इस एटम में, यूरेनियम में, जो प्रोटॉन्स की क्वांटिटी होगी वो 92 होगी। जबकि आप बात करें 238 को लेकर, यानी एटॉमिक मास, बेसिकली एटॉमिक मास मैंने आपको बताया था कि मजमुआ है, जमा है प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की। तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि आप न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे।
आपको जो पता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अगर जमा करें तो वो एटॉमिक मास होता है। तो आप खुद सोचें, इससे आप न्यूट्रॉन्स की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर आप फॉर एग्जांपल प्रोटॉन को उस तरफ ले जाएं, यानी ए में से पी को माइनस कर दें। ए आपके पास एटॉमिक मास है विच इज 238 और आपके पास पी प्रोटॉन नंबर है विच इज 92। तो 238 में से अगर आप 92 को माइनस कर देते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो 146 है। तो आपको अंदाजा होता है कि इस एटम में एक यूरेनियम का एटम है, बिग एटम, और इसके अंदर जो न्यूट्रॉन हैं उनकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि विच इज 146 और इसमें जो प्रोटॉन्स हैं विच इज 92। तो इट्स अ बिग एटम। और या मैं आपको बताता चलूं, यूरेनियम के भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 235 यूरेनियम, 237, राइट। मैं ये चेक कर लेता हूं, इट वॉज स्टूडेंट्स 234, आप कह लो इससे पहले ये आएगा, और यूरेनियम 238। और एटॉमिक बॉम्ब में ये वाला जो है आप कह लो कि यूरेनियम 235 जो है वो इस्तेमाल होता है। तो यू कैन जस्ट सेंस इट कि इसकी क्वांटिटी नेचुरली थोड़ी कम है कंपेयर टू, सबसे ज़्यादा पाया जाता 238 है विच इज़ नॉट बीइंग यूज्ड इन एटॉमिक फिजन रिएक्शन। तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं। पर ये बात दूसरी तरफ जा रही है, हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना था कि अगर मैथ दिया हो, एटॉमिक नंबर दिया हो, तो आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यूज बता सकते हैं। तो आपने अभी याद रखनी है बात। आई होप सो कि आप अभी भूलेंगे नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं ज़रा रिलेटिव एटॉमिक मैथ पर। ये भी एक बहुत बड़ा मौमा है स्टूडेंट्स के लिए। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक समटाइम्स फॉर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड। रिलेटिव एटॉमिक मैथ, रिलेटिव एटॉमिक मैथ जो है वो डिटरमिन किया जाता है अगर आप किसी एटम के रेशियोज को कंपेयर कर लेते हैं कार्बन 12 के साथ। जैसे डेफिनेशन में भी आप ये लिख सकते हैं कि अगर किसी एटम्स का आपने एवरेज ले लिया और एवरेज लेने के बाद जो है आपने उसको कार्बन 12 के 1/12वें हिस्से से कंपेयर किया, ये है रिलेटिव एटॉमिक मैथ। रिलेटिव का लफ्ज इसलिए क्योंकि इसको कार्बन 12 से रिलेट करके निकाला जाता है। आपको पता है कि एटम्स बहुत छोटी क्वांटिटीज होती हैं, एटम्स बहुत छोटे होते हैं, इनको कभी भी आप देख नहीं सकते, इनका वजन नहीं कर सकते हैं। अगर आप इनको देख नहीं सकते हैं, इनका वजन नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इसको आप डेफिनेटली जज करें कि क्या साइज होगा, इनका वजन क्या होगा। एक क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। तो लिहाजा उस मसले का हल निकाला साइंसदानों ने। सबसे पहले तो कंपेयर किया जाता था हाइड्रोजन के साथ, फिर ऑक्सीजन से कंपेयर किया जाने लगा। लेकिन अब आज की साइंटिफिक सोसाइटी ने जो है इसको कार्बन के 12वें हिस्से से कंपेयर करना शुरू कर दिया है। यानी कि कार्बन का जितना भी वजन, हमें एक रेशो पता लग गया है एग्जैक्ट, तो हमने बाकी दूसरे एलिमेंट्स का जो वजन है वो हमने कार्बन के 12वें हिस्से, यानी जो भी कार्बन का वजन है उसके 12वें हिस्से, यानी कार्बन के आप 12 टुकड़े कर दें और एक टुकड़ा उठा लें, उसके हिस्से से सबको कंपेयर करना है, उनके एवरेज मास को किसी दूसरे एलिमेंट के। एवरेज मास क्या होता है? अगर एक एलिमेंट है, लेट्स से दैट, आप कार्बन की अपनी ही बात कर लें कि कार्बन 12, 13, 14 भी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। तो कार्बन 12, 13, 14 जो है, इनका जो आप सम अप करेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो वो 12.123 जो भी आ रहा है आप कैलकुलेटर से करके देखिए, तो उसको फिर आप कंपेयर करेंगे कार्बन 12 के 12वें हिस्से से, या एक हिस्से से। 12 हिस्से कर दे, उसको एक हिस्से से कंपेयर करेंगे। तो इसे कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास को आप रिलेट कर रहे हैं, आप जज कर रहे हैं कि क्या किसी एटम का। ये कुछ मिसाल ऐसी ही है जैसे कि आपके सामने एक पहलवान है और उसका आपको वजन पता लग गया, और एक पहलवान अगर कम वजन रखता है और एक पहलवान अगर ज़्यादा वजन रखता है, तो जो पहलवान का आपको पता है कि उसका क्या वजन है, उस हिसाब से आप दूसरे पहलवानों का अंदाज़ा लगा रहे हैं। उसी बेस पे मैंने भी कहा आपको, अगर मुझे एक पहलवान का वजन पता लगा तो मुझे पता लगा कि दूसरा जो फाइटर है उसका वजन ज़्यादा है, पहला जो फाइटर है उसका वजन जो है वो कम है। ये कम है, ज़्यादा है, कैसे पता लगा? अगर मैंने एक फ़र्द का वजन निकाला, क्योंकि उससे मेरा अंदाज़ा लग पा रहा है। तो लिहाजा इस तरह ही एटम को तोला नहीं जा सकता, और एवरेज वज़न निकालने के बाद उनको फिर कंपेयर किया जाता है कार्बन 12 के 12वें हिस्से के साथ या पहले हिस्से के साथ, तो 1/12 मास बन जाता है। तो लिहाजा आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। नहीं आई थोड़ा सा रिवाइज करके दोबारा सुने, क्योंकि आई नो दैट टॉपिक कंफ्यूजिंग है। लेकिन फिर एक मैं आपसे बात करूंगा अब यहाँ पर कि अब हमें ये पता है कि एटम के वजन बहुत कम होते हैं,
इनके फिर डेफिनेटली जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, जो कि न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर घूम रहे होते हैं, तो उनके वजन भी बहुत कम होंगे। तो हमने इनके लिए एक यूनिट ही खास बना दिया। हमने किलोग्राम, ग्राम को साइड पे कर दिया। हमने इनके लिए एक खास यूनिट बनाया और वो है AMU। AMU क्या है? AMU बेसिकली एटॉमिक मास यूनिट है। एटॉमिक मास यूनिट जो है ये हमें बताता है कि ये एक इतना प्रिसाइज यूनिट है कि आप किसी एटम का वजन भी बता सकते हैं, किसी एक एटम का वजन। अगर आपको एटमों का वजन ग्राम में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो किसी एक एटम का वजन है। इसका मतलब होता है वो बेतहाशा एटम्स का वजन है। जब भी ग्राम में आपको एटम्स का वजन कहीं दिखाई दे, लेकिन आप ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं एक AMU को। अब सवाल यहाँ भी ये पैदा होता है कि AMU अगर एक बहुत छोटा सा यूनिट है तो ये ग्राम के कितने बराबर होता होगा? जो हमें तो पता है कि 1 ग्राम क्या होता है। आप 1 ग्राम की चीज़ आप देख सकते हैं। आप 1 ग्राम में अगर 100 ग्राम को कन्वर्ट करते हैं, यानी 100 ग्राम आप कोई चीज़ ले लेते हैं, तो 100 ग्राम का वज़न क्या होगा आपको पता है। 250 ग्राम 1 पाव हो जाता है और 1000 ग्राम 1 किलो हो जाता है। हमें ग्राम का तो अंदाज़ा है, लेकिन हमें AMU का अंदाज़ा नहीं है। तो AMU हम कंपेयर करेंगे ग्राम के साथ कि कितने AMU जो हैं वो बराबर होंगे कितने ग्राम्स के साथ। अब हमारी ये डिस्कशन होगी। तो स्टूडेंट्स, जो एक AMU होता है वो बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। यानी आप 1 ग्राम के तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 इतने टुकड़े कर दें। 1 ग्राम के इतने टुकड़े कर दें तो 1 AMU के बराबर होंगे। अब 1 ग्राम के इतने टुकड़े कर दिए जाएंगे, जैसे आप पिज़्ज़ा खाते हैं तो उसके 4 टुकड़े होते हैं तो 1/4 लिखा जाता है। तो 1 ग्राम के आप इतने टुकड़े कर देंगे तो आप हिसाब लगाएं कि कितनी छोटी सी एक क्वांटिटी आएगी। वो होती है 1 AMU के बराबर। और 1 AMU वजन होता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का वजन रखा गया है 1 AMU और कार्बन का वजन रखा गया है 12 AMU। यानी एक कार्बन का वजन 12 AMU है। तो डेफिनेटली जब कार्बन के हम 12 हिस्से करेंगे तो वजन 1 AMU बन जाएगा कार्बन का। और जब एक कार्बन का AMU वजन बन जाएगा वो 1 हाइड्रोजन के बराबर आ जाएगा। अंदाजा होगा कि हाइड्रोजन कार्बन से कितना छोटा है, यानी हाइड्रोजन कार्बन से 12 हिस्से छोटा है। तो यहाँ से हमें ये अंदाजा हो जाता है कि ये AMU की स्टोरी क्या है। बहरहाल कुछ अब आप पार्टिकल्स की बात कर रहा था आपसे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनके वजन में आपको AMU में बता देता हूँ और ग्राम में भी बता देता हूँ। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डाटा है, बोर्ड में MCQ आती हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो लिहाजा चलते हैं इनके वजन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अगर हम मैसेज की तरफ देख लें तो जो प्रोटॉन है उसका AMU में 1.0073 वजन होगा और ग्राम में जो है आप इसी को ग्राम में कंपेयर करो, क्योंकि हमने ग्राम में आपको जैसे कि पहले बताया कि जो 1 AMU है वो बराबर है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स की। तो कंपेरेबल करके हमने ये रिजल्ट निकाल लिए। इस तरह ही हमारे पास है, ये ग्राम में मैंने आपको पहले लिख दिया है, तो मैं आगे आपको AMU में लिख देता हूँ यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हो कि ये हमारे पास AMUs में जो है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के वजन है और यहाँ पर हमने जो है ग्राम में आपको वैल्यूज़ बता दी हैं। और अब हम आपने इनको याद कर लेना, ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन शॉर्ट क्वेश्चन भी बोर्ड में आ जाता है। तो अब इसको जो है मैं आपको AMU को और ग्राम को थोड़ा सा समझा देता हूँ कि अगर आपके पास 1 AMU जो है वो हाइड्रोजन है तो ये कितने हाइड्रोजन होंगे, और अगर आपके पास 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो कितने हाइड्रोजन होंगे। तो स्टूडेंट्स, 1 AMU हाइड्रोजन का मतलब है सिर्फ ओनली वन हाइड्रोजन, ठीक है जी। और 1 ग्राम का मतलब है कि 1.6.02 इंटू 10⁻23 इतने ज्यादा हाइड्रोजन। ये 1 हाइड्रोजन है, 1 AMU और 1 ग्राम इतने हाइड्रोजन हैं, ये मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आप कहें कि सर एक एग्जाम्पल और दे दें तो H2O में अगर आप बात करें तो अगर लेट्स से दैट लिखा हुआ है 18 AMU, तो 18 AMU का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल है पानी का, 18 AMU का मतलब है। और अगर लिखा हुआ है कि 18 ग्राम पानी लिखा हुआ है, H2O लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इतने मॉलिक्यूल 6.02
6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है, 18 ग्राम का मतलब है, और एमयू का मतलब है सिर्फ एक पानी का मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज में भी कुछ एमसीक्यूज हैं, अभी आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक्स हैं, प्लेलिस्ट में जाकर एक्सरसाइज के एमसीक्यूज देखें, तो वहाँ मैंने समझाया है ये बात भी कि 18 ग्राम में 18 एएमयू पानी में क्या फ़र्क होता है, तो ये मैंने आपको बता भी दिया। तो स्टूडेंट्स अब अगले टॉपिक की तरफ जो है वो नज़रसानी करते हैं। इसमें अब हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला है। तो हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला से मुराद है कि केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे आपसे। और सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, आखिर केमिकल फार्मूले की अहमियत क्या है, अफादियत क्या है, उसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। तो लिहाजा मेरे आने वाली वीडियोस के साथ रहिएगा, बेल आइकन को हिट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट्स जरूर करके बताएं। और मैंने कमेंट्स में भी पिन कर दिए सारे लेक्चर्स इस चैप्टर के, तो कमेंट्स में भी जो पिन हुए हैं वो आप लिंक्स देख सकते हैं, सारा मैंने किया हुआ सिस्टम बनाया हुआ है। तो ये है हमारे पास आज का टॉपिक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना भी ख्याल रखेंगे और इस चैनल का भी ख्याल रखेंगे। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।